गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं बेटा हिंदी के मॉडल पेपर। ठीक है, जितना भी मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करते रहेंगे उतना ही आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर होता जाएगा। और जो रिवीजन है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन, कभी किसी मॉडल पेपर में न्यू क्वेश्चन मिलते हैं, कभी रिपीटेड क्वेश्चन हो जाता है, तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा और बातों को आप लोग क्लास को अच्छे से अटेंड करोगे और हर क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से देखोगे। तो अब एग्जाम बहुत ही करीब है। ठीक है, एग्जाम बहुत ही करीब है और पहला पेपर ही हिंदी का है और फर्स्ट पेपर अगर अच्छा जाता है तो पूरा पेपर एकदम बढ़िया जाता है। ठीक है, इसलिए एकदम कॉन्सेंट्रेट होके आप लोग क्लास को अटेंड कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंस्ट्रक्शन यही है कि 15 मिनट क्या होता है, पेपर को रीड करने के लिए दिया जाता है कि आप लोग हर क्वेश्चन को 15 मिनट, मतलब पूरे पेपर को, क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट अच्छे से उसको रीड कर लो, ताकि देख लो कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन आ रहा है, अच्छे से किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, और जो OMR शीट होती है उस पर क्या होता है कि उसको जो फिल किया जाता है, जैसे यहां दिया हुआ है ना AB, तो अगर ये करेक्ट है, जैसे ABCD, ठीक है, ये करेक्ट है तो इसको हम लोग ऐसे पूरा अच्छे से फिल कर लेते हैं। ठीक है, यही इसका राइट तरीका है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे फिल करते हो या तो फिर ऐसे फिल कर देते हो या ऐसे, ठीक है, तो ये रॉन्ग मेथड है। ठीक है, हर क्वेश्चन का आंसर हर क्वेश्चन के सामने दिया रहता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, जिसमें कि जो हमारा सेक्शन है वो 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, खंड अ और ब। अ में क्या आता है, 20 नंबर का MCQ आता है। ठीक है, हर एक MCQ 20 MCQ एक नंबर का रहता है। अगर सही है तो 1 नंबर मिल जाएगा, अगर गलत है तो वहां पे 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, यहां तक की चीजें आप लोग को क्लियर हो गई। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, पहला है खंड अ। खंड अ में क्या है कि बताया मैंने 20 क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ये 4 कथन यहाँ पे दिया है, इसमें से एक जो कथन है वो सही है। कौन सा है? इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की कहानी संग्रह है। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का नाटक है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है? फटाफट आप लोग बताते रहिए और रिप्लाई देते रहिए। इसमें हो जाएगा ग। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। ढलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं। कौन है? गुलाब राय, सरदार पूर्ण सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। तो ढलुआ क्लब के रचनाकार कौन है? बताइए भाई, फटाफट आप लोग रिप्लाई देते रहिए ताकि सभी लोगों का एक क्विक रिवीजन हो जाए और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसका बेटा आंसर हो जाएगा क। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क। आगे बढ़ते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंशाअल्लाह खां, मुंशी सदासुख लाल, लल्लू लाल या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा क। ठीक है, सिंगार रस मंडल के रचनाकार हैं गोकुलनाथ जी, नाभादास जी, गोस्वामी विठल नाथ और लल्लू लाल। इसमें से क्या हो जाएगा भाई? चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, बताइए आप लोग, फटाफट बताइए। सिंगार रस मंडल के रचनाकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा क। ठीक है, आगे बढ़े। झूठा सच किस विधा की रचना है? नाटक है, उपन्यास है, निबंध है या कहानी है? 5वें का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5वें का, झूठा सच किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, कहानी या फिर निबंध?
ये हो जाएगा ख। ठीक है, पांचवे का हो जाएगा ख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 चले। क्वेश्चन नंबर 6 है, परिमल के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, गजानन माधव, मुक्तिबोध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या तो फिर महादेवी वर्मा। तो यहां पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये ग है बेटा। ठीक है, ये ग है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नीरजा के रचनाकार हैं, नीरजा के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या तो वियोगी हरि। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 का नीरजा के रचनाकार हैं कौन है भाई? फटाफट आंसर का रिप्लाई आप लोग देते रहिए ताकि सारे बच्चे दे सके उसका रिप्लाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, महादेवी वर्मा। अनद के रचनाकार हैं निराला, सियाराम शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर या मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ग। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है? आंसू, लहर, झरना, यामा। कौन सी ऐसी रचना है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो आंसू जयशंकर प्रसाद की है, लहर जयशंकर प्रसाद की है, झरना जयशंकर प्रसाद की है, लेकिन यामा जो है वो जयशंकर प्रसाद की नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, किसको माना जाता है? पृथ्वीराज रासो, पद्यावत, रामचंद्रिका या रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी का प्रथम महाकाव्य ये है पृथ्वीराज रासो। अब यहां तक तो आपके बेटा जो 10 क्वेश्चन थे वो गद्य और काव्य से थे। ठीक है, ये जो 10 क्वेश्चन है इससे थे और 10 नंबर आपके ग्रामर से आएंगे, इसलिए ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर का आप लोग खुद ही क्वेश्चन देखोगे तो कहोगे कि कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जो ग्रामर का छूटा हुआ हो। रस, छंद, अलंकार, मतलब जितने भी आप लोग के सिलेबस से सारा 10 क्वेश्चन इसमें मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्रति सुनी, ये सुमी नहीं है, ये सुनी है, ना है। ठीक है, सुनी उकसही अकुसानी, देखी दशा हरिगन मुस्कानी। अब इसकी बारीकियों को समझिए। मुस्का ही, ठीक है, अब जहां पर मुस्का ही आ गया, मुस्कान से रिलेटेड चीजें आ गई, तो वहां पे कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस है, वीर रस है, हास्य रस है और शांत रस है। जहां पर भी हंसने की बात की जाए, मुस्काने की बात की जाए, वहां पर सीधे आंख बंद करके हास्य रस को टिक कर दो। ठीक है, आंखें बंद करके हास्य रस पे टिक कर दीजिए। जहां पर भी मुस्काने का, हंसने का ऐसा कहीं भी वर्ड आ जाए बस वहां पे हास्य रस है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? मैं बताई हूं, जहां पर भी योजक चिन्ह के बाद सासी से नहीं आता है वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है बेटा? वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ख हो जाएगा। सोरठा के प्रथम और द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11 होती हैं, 13-13 होती हैं, 16-16 होती हैं, 24-24 होती हैं। पहले सोरठा के 4 चरण होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4। तो वो पूछ रहा है पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुराग शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अनुराग में उपसर्ग पूछा है, जो आगे जुड़ा होता है वो उपसर्ग होता है और जो ये बाद में लगता है वो क्या होता है बेटा? प्रत्यय होता है। तो ये अनु हमारा क्या हो गया? अनु हमारा उपसर्ग हो गया। ठीक है, कभी कभी प्रत्यय भी पूछ लेगा, लेकिन अभी तक जितना भी हम लोग 4-5 मॉडल पेपर सॉल्व किए हैं आप लोगों ने देखा है कि सब में उपसर्ग ही पूछा है ना, सब में उपसर्ग पूछा है, प्रत्यय नहीं पूछा। बट पढ़ लेना, प्रत्यय भी आता है। 4 राहों का समूह समास बनेगा। अब ये ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि 4 राहों का समूह बनेगा,
तो बताना रहेगा। ठीक है, इसमें से क्या है, या कभी कभी ये पूछ देता है कि चौराहा कौन सा समास है। ठीक है, चौराहा कौन सा समास है, तो यहां पे पूछ रहा है चार राहों का समूह बनेगा, चार मार्ग, चार राह, चौराहा या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए भाई, सभी का रिप्लाई आना चाहिए ताकि क्या हो जाए, सभी का अच्छा सा रिवीजन एक हो जाए। हिंदी का पेपर अब बहुत दूर नहीं है, बहुत ही पास है। तो ये हो जाएगा बेटा, चार राहों का समूह क्या हो जाएगा, चौराहा। कमल का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है। पंकज, सरोज, अंबुज, ये क्या है, ये कमल के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो अंशु है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है, आंसर भी हमें निगेटिव में ही देने हैं। तद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप होगा। अब इससे जरूर आएगा तद, ठीक है, इससे एक संस्कृत से क्वेश्चन ये वाला जरूर रहेगा। तद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप होगा, क्या होगा, तम, तस्मै, तेन या तस्य। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा भाई, ये पूछा है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ग। ठीक है, तस्मै, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं विधेय, उद्देश्य, जिज्ञासा या पदक्रम। क्वेश्चन नंबर 18, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं। मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है, कर्मणि, भावे प्रयोग, कर्तणी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, इसमें कर्तरी प्रयोग किया गया है। ठीक है, जिस शब्द से किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का बोध होता है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं भाई, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। ठीक है, तो जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक। ठीक है ना, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक जिस शब्द से किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का इसका बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं ना। तो यहाँ पर जिस शब्द, ये हो जाएगा क। ठीक है बेटा, तो यहां तक हमारे 20 क्वेश्चन जो है वो खंड अ हमारा यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब हम चलते हैं खंड ब की तरफ। खंड ब है, खंड ब में हमारा आ जाता है 50 नंबर का पूरा क्वेश्चन, जिसमें कि गद्य से, काव्य से, संस्कृत से, ठीक है, खंड काव्य से, ये जितने भी सेक्शन है उससे सारे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। वर्णात्मक, ठीक है, इसको कह ले हम। अब यहाँ पर देखना है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर देना है। ये गद्यांश आपके पेपर में रहेगा, आपके सामने रहेगा, अंडरलाइन किया रहेगा। जो रेखांकित अंश है बस उसकी व्याख्या करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन 3 दिए रहेंगे, जिसमें से पहला और दूसरा क्वेश्चन तो बिल्कुल कंपलसरी है कि पहला संदर्भ रहेगा और दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। ये 2 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है, ये 2 क्वेश्चन कंपलसरी है, आएगा ही आएगा, चाहे वो गद्य से हो चाहे वो काव्य से है, ये 2 क्वेश्चन फिक्स है कि आना ही आना है। तीसरा क्वेश्चन भी आपके जो ये पैराग्राफ है उसी से रिलेटेड रहेगा, उससे हटके कुछ भी नहीं रहने वाला है। यहाँ पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब यहाँ पर हमें बताना है संदर्भ की ये किस चैप्टर से है, इसके राइटर कौन है। तो हम यहाँ पे क्या है, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह है। अब यहाँ अनेक देशों का समूह कह रहा है, आप लोगों को क्वेश्चन का पकड़ होना चाहिए, पैराग्राफ का पकड़ होना चाहिए कि हम उसको कैसे पहचान सके कि वो किस चैप्टर का है। तो ये भारतीय संस्कृति का है,
ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद हैं। इसके लेखक राजेंद्र प्रसाद है। पहले का आंसर हो गया। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित अंश यहां से यहां तक है, क्या है? इन विभिन्नताओं को देखकर प्रस्तुत पंक्ति में या प्रस्तुत लाइन में लेखक, है ना, लेखक यह कहना चाहता है कि इन विभिन्नताओं को, जो हमारे देश में विभिन्नताएं हैं, दूर से अगर कोई अजनबी, कोई अनजान व्यक्ति अगर देखता है तो उसको लगता है कि यहाँ पर कितनी विभिन्नताएं हैं। दूर से देखने वालों को क्या लगता है कि यहाँ पर कितनी विभिन्नताएं हैं, लेकिन वो जैसे ही करीब आता है उसे ये समझ में आता है कि यहाँ पर अनेकता में भी एकता हमें दिखाई पड़ता है। यही हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। यह एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह है। अगर कोई व्यक्ति दूर से हमारे देश को देखता है या हमारे देश के बारे में सुनता है, पढ़ता है, कुछ भी करता है, तो उसको ये लगेगा कि यह एक देश नहीं है बल्कि अनेक देशों का समूह है दूर से। लेकिन जब वो पास आता है, पास से देखता है, तो उसको समझ में ये आता है कि यहाँ अनेकता में भी एकता दिखाई पड़ती है। क्योंकि हमारे देश में क्या है? हमारे देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। हम लोग अभी एसएसटी में ये पढ़ते हैं ना कि हमारे देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पर हर कोई फ्री है, हर किसी को फ्रीडम मिला हुआ है। वो जिस धर्म को चाहे अपनाए, जिस जाति को, अगर हम चाहें तो अपनी जाति भी चेंज कर सकते हैं, अपना धर्म भी चेंज कर सकते हैं। हम चाहे जिस धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, उसके लिए हमें बाध्य नहीं किया जा सकता है कि नहीं? तो यही है कि हमारे देश में अनेकता में भी एकता दिखाई पड़ती है। ये हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है? क्यों कहा है? क्योंकि ये भारतीय संस्कृति जो है वो अनेक देशों का समूह है, क्योंकि दूर से ये क्या दिखाई देती है? यहाँ पर अनेक देश मिले हुए हैं, इसलिए उसने इसको, यहाँ पर क्या है? अनेक जातियों के लोग रहते हैं, अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक समुदाय के लोग रहते हैं, इसलिए लेखक ने हमारे देश को अनेक देशों का समूह कहा है, या भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह कहा है। ये इसमें देखिए थोड़ा सा नहीं दिया है, यहां से है ये, यहां से यहां तक। ठीक है, बस अब आप लोग या तो वो वाला करो या तो ये करो। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहां खंभों पर उभारी मूर्तें विहंस उठी। अब यहाँ पर है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो हम लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के अजंता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति में या प्रस्तुत रेखांकित अंश में, ठीक है, लेखक यह कहना चाहता है कि, क्या कहना चाहता है कि पहले जो अजंता की गुफाएं थी, अजंता की जो गुफाएं थी, वहां पे बड़े बड़े पहाड़ थे, पत्थर थे, ठीक है, उसको क्या किया गया? पहले उसको काट कर उसको खोखला बना लिया गया। ठीक है, उसको अंदर से उसको काट काट कर खोखला बना दिया गया, फिर उसमें क्या किया गया? सुंदर सुंदर भवन का निर्माण किया गया। ठीक है, उसमें सुंदर सुंदर भवन का निर्माण किया गया, सुंदर सुंदर कलाकारियां की गई। ठीक है, उसके बाद लोगों ने उसमें क्या किया? जहां खंभों पर उभरी मूर्तें विहंस उठी, और जो खंबे थे उसमें इतने सुंदर सुंदर उभरते हुए चित्र के नक्शे बना दिए गए, और फिर उसमें कलाकारों ने उस सुंदर सुंदर रंगों को भर दिया। बस इतना ही लिखना है, दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया? ठीक है, पहाड़ों को रेखांकित चित्रों के माध्यम से जीवंत, क्योंकि वहां पर क्या है? पहले तो वो पहाड़ थे, उसको वहां कोई जाता भी नहीं था, लेकिन कलाकारों ने ऐसी अपनी कलाकृतियों को दिखाया है कि वो जीवंत है। लोग आज भी अजंता की गुफाओं को देखने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर दीवालों पर पत्थरों को काटकर वहां पर
इतनी अच्छी अच्छी कलाकारियां की गई हैं कि उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि बस वो कुछ कहना चाहती हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि वह कुछ कहना चाहती हैं। वहां पर हर तरह की कहानियां हैं, राजाओं की कहानियां हैं, हाथियों की कहानियां हैं, है ना, बंदरों की कहानियां हैं, यहाँ तक कि अगर कोई क्रोध कर रहा है तो उसकी कहानियां हैं, कोई गलती कर दिया उसकी पश्चाताप की कहानी, मतलब सारी चीजें, सारी कहानियां। कुछ किसी से पूछने की जरूरत है, बस आप वहां पे घूम लो, दीवारों को देख लो, आपको सारी चीजें वहां पर दिख जाएंगी। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए पद्यांश। अब यहाँ पर काव्य से क्वेश्चन है, क्या है? अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कृति निशाचर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। ये है, यहाँ पर भी प्रस्तुत कविता का संदर्भ लिखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के, ठीक है, हिंदी काव्य खंड के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से उद्गृत हुआ है और इसके जो कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी हैं। क्या कहते हैं? आप रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश में जो कवि हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि रेखांकित अंश में कवि यह कहना चाहते हैं कि आकाश के नक्षत्र, ठीक है, देख चुका है जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, तारागण मतलब क्या होता है? तारों का समूह, आकाश के नक्षत्र मंडल, ठीक है, अनंत जो नक्षत्र मंडल है वो भारत के वैभव के साक्षी हैं, भारत के अतुल वैभव के साक्षी हैं और गरजती हुई अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन, और गरजती हुई लहरों द्वारा समुद्र की, ठीक है, और गरजती हुई लहरों द्वारा समुद्र की जय घोष के भी यह जो है लहरें साक्षी हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? यहाँ पर वीरता का भाव आ रहा है, इसको पढ़ने के बाद हमारे अंदर वीरता का भाव आ रहा है, इसलिए उपयुक्त पंक्तियों में वीर रस है। ठीक है, बस ये 3 क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। ये बेटा लाइन है, ये छूट गई है, ठीक है, और यहाँ पे बेटा पंक्ति नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया। यहाँ पर जो है ना ये प्रस्तुत रेखांकित अंश में, ठीक है, रेखांकित अंश में या प्रस्तुत गद्यांश में आप लोग ऐसे लिख लेना, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक यह कहना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृति शाला सी। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो हम लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर, ठीक है, लक्ष्मीबाई की समाधि से लिया गया है और इसके लेखक इसकी कवि, इसकी कवित्री है ना, कवि नहीं है, कवित्री है। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की तरफ इशारा करती हुई कहती है कि यही कहीं पर जिस प्रकार विजयमाला, भग्न विजयमाला से जिस प्रकार विजयमाला टूटकर इधर उधर बिखर जाती है, ठीक है, जिस प्रकार विजयमाला टूटकर इधर उधर बिखर जाती है, उसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई के अंग कट कट कर उनके फूल, यहाँ फूल संचित है, फूल मतलब क्या होता है? उनके अंग या उनकी अस्थियां, ठीक है, उनके अंग जहां जहां भी कट कर गिरे हैं वह स्थान इस समाधि के पास अगल बगल ही है, वह स्थान इस समाधि के अगल बगल ही है। ये हो गया
कवित्री ने किसकी समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की है? तो कवि ने महारानी भी लिख सकते हो या रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। उक्त पंक्ति में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? तो यहाँ पर वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है। जिस भी वाक्य को, जिस भी कार्य को करने से या सुनने मात्र से हमारे मन में वीरता उत्पन्न होता है, मार दे उसका मुंह फूट जाए, है ना, मार दे उसको, एकदम उसका खोपड़ी उपड़ी फोड़ दे, तो यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर वीरता का भाव आता है। मान लीजिए आपका स्कूल में किसी से लड़ाई हो गया, उस पर 2 लोग चढ़ा दे, चलो चलो उसको मार दिया जाए, तो उस समय क्या होगा? आपके मन में बिल्कुल वीरता का, बस अब उसको जाके उसको मार ही देना है ना, आता है ना, तो वहां पर वीर रस उत्पन्न होता है। ठीक है, या तो आप ये वाला करो या तो आप ये वाला करो। ठीक है, नंबर आपको बराबर मिलेगा, दोनों मत करना। अब देखिए यहां से आ गया संस्कृत से, जैसे हिंदी में गद्यांश और पद्यांश आता है वैसे संस्कृत में भी है। ये देखिए, इससे पहले वाला भी जब मॉडल पेपर करवाए थे, बहुत बच्चे कहेंगे यहाँ पर है, बेटा मैं अपने से नहीं दी हूँ, ठीक है, सिर्फ मॉडल पेपर को उठा के यहाँ लाई हूँ और पेपर क्या है यहाँ पे रिपीटेड है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ मॉडल पेपर बहुत अच्छे से सब लोग सॉल्व करो, आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, अब ये फटाफट आप लोग इसका रिप्लाई देते रहो भाई। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन संस्कर्तुम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्। मानव जीवन को ये इससे है, भारतीय संस्कृति से है ना, इसका संदर्भ आप लोग लिख सकते हो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी ने संस्कृत गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ पर अर्थ डाल के लिखेंगे कि मानव जीवन को सजाना और संवारना ही क्या है? संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को सजाने और संवारने के लिए महान प्रयत्न किए हैं। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करण्यान यान आचार विचार च आदर्शम त सर्वत्र अस्माकं संस्कृति। उन्होंने हमारे जीवन को सजाने और संवारने के लिए जिन आचारों और विचारों का प्रयोग किया है वही क्या है? वही भारतीय संस्कृति या वही सर्वम अस्माकं संस्कृति, वही हमारी संस्कृति है। अथवा ये करो, नागरिक या प्रबुद्धो ग्रामीणा से है कि नागरिक जो रहता है वो बहुत समय तक सोचता है, पर प्रहेलिका उत्तरम दान्तुम समर्थम न अभवत्, लेकिन वह पहेली का उत्तर नहीं दे पाता है। अतः वह ग्रामीण से बोलता है, आम अस्या प्रहेलिका उत्तरम न जानामि, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। यह सुनकर ग्रामीण बोलता है, यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते हो तो 10 रुपया दो। शर्त के अनुसार शर्त लगी थी 10 रुपया देने का। अतः ग्लान मुखेन नागरिकेण, इसलिए जो नागरिक रहता है वह बड़े ही दुखी मन से 10 रुपए शर्त के अनुसार 10 रुपए उसको दे देता है। ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ये है, इसमें से भी किसी एक का अर्थ लिखना है। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, यह वीरेण पूज्यते से है। ठीक है, बंधन हो या मरण हो, बंधनम मरणम वापि, बंधन हो या मरण हो, जय हो या पराजय हो, वीर पुरुष सभी जगह क्या रहते हैं? उभयत्र समो वीर, वीर जो है दोनों ही जगह समान रहते हैं। वीर भावो ही वीरता, वीरों के इस भाव को ही क्या कहते हैं? वीरता कहते हैं। समझ में आया बेटा? एक बार और बता दूं, बंधन हो या मरण हो, जय हो या पराजय हो, दोनों ही जगह, ठीक है, दोनों ही जगह वीर जो है वो समान, समो मतलब समान रहते हैं। वीरों के इसी भाव को ही क्या कहते हैं? वीरता कहते हैं। ये है अथवा, अच्छा लिखा है, अथवा है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकज जाली, ये अनियोक्ति विलासा से है। यहाँ पर क्या है कि कमल की पंखुड़ियों में बंद भंवरा, ठीक है, कमल की पंखुड़ियों में बंद भंवरा यह सोच रहा था, क्या सोच रहा था? यह सोच रहा था कि रात्रि गमिष्यति, रात बीतेगा, भविष्यति सुप्रभात, सुंदर सवेरा होगा, कमलों का जो दल है, नहीं सॉरी, वो सूर्य उदय होगा, ठीक है, सूर्य उदय होगा, हसिष्यति, हसिष्यति मतलब खिलना,
पंकज जाली, कमलों का समूह खिलेगा और यह जो है कमल की पंखुड़ियों में बंद भौरा यह सोच ही रहा था। हाँ हंत हंत नलिनी गज उजारा, गज मतलब हाथी। उसी समय हाय रे दुख की बात ऐसी हुई कि उसी समय हाथी ने उस कमलिनी को उखाड़कर फेंक दिया बस। और यह क्या हुआ कि वो जो भौरा है उसी में रह ही गया। जब उठा के कमलिनी को उठाकर फेंक दिया तो उसका जड़ ही अस्तित्व ही खत्म हो गया। अब वो थोड़ी खिलेगा, उसी में वो मर जाता है। ठीक है, ये तो भौरे के पक्ष में था। एक पक्ष आप लोग मनुष्य के पक्ष में भी लिख सकते हो कि मनुष्य जो है वो पूरी जीवन अपने कल के लिए परेशान रहता है, लेकिन जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। इसीलिए हमें कभी भी कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप लोग करो भाई, आप लोग को पढ़ना है, 95+ लाना है, तो कल के बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब यह बेटा क्वेश्चन नंबर 5 खंड काव्य से है। तो ये आप लोग जिस भी स्टेट के होगे, ठीक है, हर स्टेट का ये अलग अलग होगा। आप लोग जहां से भी होगे, जो भी स्टेट से होगे, उसको आप लोग 2 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। 2 में से 1 क्वेश्चन आएगा। अभी तक हम लोगों ने जितना मॉडल पेपर सॉल्व किए उसमें से आप लोग देख लो कि एक आता है कथा सार आता है, सर्ग भी आता है और कभी कभी चरित्र चित्रण भी आता है। ठीक है, ये है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क और ख। क और ख में गद्य से काव्य से दोनों में से 2 जीवनी लिखनी होती है। यहाँ पर देखिए रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, तीनों में से किसी एक की जीवन परिचय लिखते हुए क्या करना है, उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है, रचनाओं को भी लिखना है। यहाँ कवियों का दिया हुआ है, किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना लिखनी है। मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा और सूरदास। ठीक है, तीनों में से किसी एक का लिखना है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ से कोई एक श्लोक लिख लीजिएगा जो कि इस प्रश्न पत्र में नहीं आया। जैसे रात्रि गमिष्यति, ये श्लोक आप लिखोगे तो वो कट हो जाएगा। और एक कौन था बंधन वापी मरण। ठीक है, ये बंधनम वाला था ना, हाँ, ये बंधनम मरणम। ये भी अगर ये दोनों आप लोग श्लोक लिखते हो बेटा तो ये दोनों रॉन्ग हो जाएगा। आप लोग इससे हटके तीसरा कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा श्लोक याद करो जो कि क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। 2 या 3 श्लोक आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, इसमें से तो जरूरी नहीं है, एक तो लिख ही लोगे। ठीक है, पिता कस्मात उच्चतर अस्ति, तो पिता खात उच्चतर अस्ति। इसमें से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 4 क्वेश्चन है, 4 में से 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। गृहे सतः मित्रम किम अस्ति, घर पर मित्र कौन है, तो भार्या। घर पर पत्नी जो है वो मित्र है। ये भी श्लोक मैं करा चुकी हूँ, वो भी मॉडल पेपर का ही है ना, कि विदेश में मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है, घर पर मित्र कौन है ना, ये वाला करवाई हूँ। उसी में से है गृहे सतः मित्रम किम अस्ति, घर पर मित्र कौन है, तो भार्या। किम की जगह भार्या लिखोगे। ठीक है, घर में पत्नी जो है वो मित्र है। दुमूर्खा कह आसीत, तो इसका क्या हो जाएगा, दुमूर्खा कौन था, तो एक चांडाल आसीत। ठीक है, और ग्रामीणान कह उपहासन, ग्रामीण यहां पर हो जाएगा नागरिक। ठीक, अब हम आ जाते हैं चारों क्वेश्चन में बता दी, लेकिन इसमें से आप लोग को कोई भी 2 जो भी आता हो। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। स्वास्थ्य और शिक्षा, वन महोत्सव, पर्यावरण प्रदूषण, साहित्य और समाज। ये 4 दिया रहेगा, 4 टॉपिक। 4 में से आप लोगों को किसी एक पे निबंध लिखना रहेगा। चाहे जो भी लिखो, स्वास्थ्य और शिक्षा अगर लिखते हो तो उसका सब हेडिंग तैयार कर लेना। जैसे प्रस्तावना है, ठीक है, पहले प्रस्तावना लिख लेना, उसके बाद स्वास्थ्य के बारे में बता देना कि जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी शिक्षा अच्छी होगी, है ना। अगर हम अच्छे नहीं हैं तो फिर शिक्षा कहाँ से अच्छी होगी। हमें बहुत कुछ आते हुए भी हम कुछ देखते हो ना, अगर हेल्थ 1-2 दिन के लिए भी डाउन हो जाता है तो सारा काम रुक जाता है। इसलिए हेल्थ इज वेल्थ, है ना। तो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा लिख लेना, फिर उसके शिक्षा लिख लेना, ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना और उपसंहार, ये 2 हेडिंग तो सब निबंध में ही कंपलसरी है। स्टार्टिंग आप प्रस्तावना से करोगे, लास्ट आप लोग उपसंहार से करोगे, ठीक है। वन महोत्सव के बारे में भी पहले
प्रस्तावना लिख लो, फिर वन लिख लो, वनों के लाभ लिख लो, वनों से हानियां लिख लो, वन जैसे वन जो कट रहे हैं उससे क्या क्या हानियां हो रही हैं, उसको वन लगाने के क्या क्या उपाय है वो भी लिख लो। उसके बाद उपसंहार, पर्यावरण प्रदूषण, प्रस्तावना, फिर पर्यावरण का अर्थ, प्रदूषण का अर्थ, फिर पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, फिर पर्यावरण प्रदूषण कितने तरीके से होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे फैलते हैं, ठीक है, एक एक हेडिंग बना के आप लोग उसको पूरा लिख डालना। फिर साहित्य और समाज, जो भी इसमें से आप लोगों को आता हो। फिर है छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, छात्रवृत्ति के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है, लिख सकते हो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी या प्रधानाध्यापक जी, स्कूल का नाम रहेगा, विषय छात्रवृत्ति का, छात्रवृत्ति हेतु, ठीक है। फिर महोदय, सबने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ और मेरे पिता का जो इनकम है वो, मेरे पिता एक कृषक है या एक किसान है, ठीक है, जिससे कि हमें पढ़ाने में वो असमर्थ है, ऐसे करके आप लोग इसको लिख सकते हो, ठीक है। फिर है अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का एक निमंत्रण पत्र देना है, इनविटेशन लेटर लिखना है कि हम अपने मित्र को अपने बड़े भाई की शादी में बुलाने के लिए एक पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये भी मैं, जो बच्चे देखे होंगे कि पत्र का एक पूरा क्लास है, आप लोग वहां से देख लेना, वहां से स्कॉलरशिप का भी पत्र मैं बताई हूं और ये भी, ठीक है, दोनों ही पत्र वहां पे पड़ा रहेगा, आप लोग एक बार उस क्लास को भी देख लेना और एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो आई होप बेटा आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। जितना मॉडल पेपर लास्ट टाइम में आप लोग सॉल्व करोगे उतना आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि सारे बच्चे इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सके, क्योंकि एग्जाम बहुत ही करीब है ना, एग्जाम बहुत करीब है। जितना रिवीजन करोगे, जितनी चीजें, अभी भी आप लोग के पास टाइम है, जो भी है, आज 12 तारीख हो ही गई है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा तो टाइम नहीं है, लेकिन एक एक मिनट आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्लास को मिस मत किया करिए, क्लास को पूरा प्रॉपर वे में पूरा क्लास अटेंड किया करिए, देखिए कि हमें आप लोगों को क्या आ रहा है, क्या चीजें छूट रही हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि झटके में बच्चे पेपर रीड तो करते लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं रीड कर पाते हैं, ठीक है। तो आप अगर मॉडल पेपर सॉल्व किए रहोगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यही मिलेगा कि जैसा पेपर मॉडल पेपर है वैसा हूबहू पेपर एग्जाम का आता है, तो आप लोगों को ये रहेगा कि मान लीजिए आप लोग के माइंड में रहेगा, आप लोग उस क्वेश्चन को जरूर ढूंढोगे कि ये क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक है। तो आप लोग मॉडल पेपर जरूर बेटा सॉल्व किया करो, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पेपर को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।